अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। बहुत से दोस्तों की कॉल्स आ रही थी, टेक्स्ट आ रहे थे कि सर फ़िलासफ़ी के बारे में कुछ गाइड करें और कब आप सेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो सेशन तो अभी मेरा थोड़े टाइम तक स्टार्ट होगा, लेकिन आज इस टॉक में आपसे मैं बात करूंगा कि फ़िलासफ़ी एज ए सब्जेक्ट क्या है और इसको कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं उन स्टूडेंट्स को अप्रिशिएट करूँगा कि जो फ़िलासफ़ी रखना चाह रहे हैं CSS या PMS के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में एक फ़िलासोफोबिया एग्जिस्ट करता है, फियर ऑफ फिलॉसफी। क्योंकि फ़िलासफ़ी की टर्मिनोलॉजीज़ बड़ी डिफ़िकल्ट हैं, जैसे मेटाफिज़िक्स, एपिस्टेमोलॉजी, ओंटोलॉजी और रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि ये मोस्ट ओरिजिनल और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज है। तो ये टाइम फ्रेम में सबसे पहले आए हैं ये कॉन्सेप्ट्स। तो हम रिसेंट नॉलेज पढ़ते हैं तो इनका बारे में हमें इतना आइडिया नहीं होता, और पर्टिकुलरली वो लोग जिनका सोशल साइंसेज का बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं है, उनको तो ये टर्मिनोलॉजीज़ बहुत डिफ़िकल्ट लगती हैं। तो इस वजह से फ़िलासफ़ी का एक फोबिया है। हालांकि फ़िलासफ़ी एक बहुत आसान सब्जेक्ट है कि जिसको अगर सिस्टमेटिकली पढ़ें तो ये ज़्यादा इजीली प्रिपेयर हो जाता है। फ़िलासफ़ी बेसिकली ग्रीक्स वर्ड है। ये प्लेटो ने फ़िलासफ़ी वर्ड जो है ना वो इन्वेंट किया था। इसमें दो चीज़ें हैं, एक है फाइलो, फाइलो मीन्स लव, दूसरा है सोफिया, इसका मतलब है विजडम। सो फिलॉसफी मीन्स लव ऑफ विजडम। प्लेटो ने कहा था नथिंग इज़ नोबलर देन लव ऑफ ट्रूथ, और उसने रिपब्लिक बुक लिखी थी जिसको कहते हैं कि पहली सिस्टमेटिक बुक ऑन फिलॉसफी है। और इस बुक ने दुनिया में फिलॉसफी का एक लॉजिकल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस करवाया था। जनरली फिलॉसफी को मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स कहा जाता है। जैसे कि मंसरोवर लेक से 3 बड़े दरिया निकलते हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा और इंडस, और अगर हम उन दरियाओं को, उनसे जो ट्रिब्यूटरी निकलती हैं उनको पढ़ लें तो हमें इंडिया की ज्योग्राफी क्लियर हो जाती है, और उस ज्योग्राफी पे जो सोशल स्ट्रक्चर इरेक्ट हुआ है उसका पता चल जाता है। तो इसी तरह अगर हम फिलॉसफी को पढ़ लें तो जितने भी सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट्स हैं ऑफ ह्यूमन नॉलेज, उन सारों की बेसिक केमिस्ट्री का हमें आइडिया हो जाता है। और फिलॉसफी अगर कोई बच्चा CSS या PMS में ऑप्ट करना चाहता है तो उसको उसके साथ हिस्ट्री रखना चाहिए, और CSS में यूरोपियन हिस्ट्री रखना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस रखना चाहिए, सोशियोलॉजी या एंथ्रोपोलॉजी होना चाहिए, और जेंडर स्टडीज़, क्योंकि फ़िलासफ़ी की इन सारे सब्जेक्ट्स में आउटरीच बहुत ज़्यादा है। एज़ फार एज सब्जेक्ट इज़ कंसर्न तो ये फ़िलासफ़ी बहुत हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसकी वजह यह है कि इसकी मैथमेटिकल और लॉजिकल ओरिएंटेशन है। इसमें 2 + 2 4 है। इसमें कोई इन डेप्थ एनालिसिस नहीं रिक्वायर। इसमें बेसिकली हर फिलोसोफर की बेसिक प्रेमिसेस और उन प्रेमिसेस से जो कंक्लूजन निकल रहा है वो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। तो अगर कोई स्टूडेंट उसी तरह लिख के आएगा तो वो ईजीली 80% स्कोर इसमें कर लेगा। उसके अलावा इसके बड़े डिफाइंड एरियाज़ हैं कि जैसे मेटाफिज़िक्स में से एक क्वेश्चन आएगा, एपिस्टेमोलॉजी में से एक क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन मोरल फ़िलासफ़ी से आएगा, एक पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी से आएगा। और अगर स्टूडेंट्स ने इन एरियाज़ को ठीक तरह से तैयार किया तो वो फ़िलासफ़ी में इजीली 80% मार्क्स ले सकते हैं। दूसरा, फ़िलासफ़ी का बड़ा बेनिफिट है कि जितने भी ये फ़िलासफ़र्स रहे हैं बड़े, दे ऑल आर फादर्स ऑफ आइडियोलॉजीज़। ये जो मुख्तलिफ हम आइडियोलॉजीज़ पढ़ते हैं, लिबरलिज़म, कंजर्वेटिज़म, नेशनलिज़म, फैशिज़म, मल्टीकल्चरलिज़म, तो इन सारों की जो बुनियाद है वो किसी न किसी फ़िलासफ़र ने रखी है। उस फ़िलासफ़र को पढ़ने से आपको पूरी आइडियोलॉजी क्लियर हो जाती है। उसके अलावा ये फ़िलासफ़ी पॉलिटिकल साइंस, यूरोपियन हिस्ट्री, इंटरनेशनल रिलेशंस, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जेंडर स्टडीज़ एटसेट्रा, इन सारों के साथ ओवरलैप करता है, बिकॉज फ़िलासफ़ी इज़ मदर ऑफ ऑल नॉलेज। सबसे बड़ी बात कि फ़िलासफ़ी ऐसे में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। ऐसे इज़ लॉजिक, और फ़िलासफ़ी का बेसिक ही लॉजिक है। और उसके अलावा फ़िलासफ़ी अगर पढ़ी हो तो किसी भी टॉपिक स्टेटमेंट को ब्रेक डाउन करना, उसके वेरिएबल्स को लॉजिकल सीक्वेंसिंग में अरेंज करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। फ़िलासफ़ी के लिए जो बुक्स हैं, अब वैसे तो ज़्यादातर रिकमेंडेड बुक है हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी बाय बर्ट्रैंड रसल, लेकिन वो बड़ी मुश्किल बुक है और शुरू में स्टूडेंट्स को समझ नहीं आती। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो बड़े फ़िलासफ़र हैं उनको एक आसान सी बुक है सोफीज़ वर्ल्ड, उसको सिर्फ पढ़ना चाहिए और उसमें से तैयार कुछ नहीं करना। एक तो उससे आपकी इंग्लिश अच्छी होगी, और दूसरा आपको एक्वेटेंस हो जाएगी बेसिक फ़िलासफ़र्स के साथ। उसके बाद ग्रेलिंग है, उसकी है हिस्ट्री ऑफ फ़िलासफ़ी, वो बड़ी अच्छी बुक है, उसको पढ़ना चाहिए। फिर उसके अलावा सिलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फ़िलासफ़ी की, स्टोरी ऑफ फ़िलासफ़ी की, प्लेयर ऑफ फ़िलासफ़ी की, और उसके अलावा इस्लामिक फ़िलासफ़ी के लिए MM शरीफ की बुक है, उसकी सेलेक्टिव स्टडी करनी चाहिए। बेसिकली फ़िलासफ़ी में क्वेश्चंस बड़े थोड़े आते हैं, मतलब डिफाइंड एरियाज़ हैं 7 से 8, उन 7 से 8 एरियाज़ के ऊपर ही स्टडी करनी चाहिए।
अगर कोई बच्चा वैसे इंटरेस्टेड है फ़िलासफ़ी पढ़ने के लिए तो उसको तो खैर सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, लेकिन अगर पेपर के तनाजुर में तैयारी करनी है तो उसके लिए सिलेक्टिव रीडिंग्स कर लें। इन बुक्स में से आपकी फ़िलासफ़ी तैयार हो जाती है। और लॉजिक को करने के लिए हरले की बुक है लॉजिक, उसके पहले 3 चैप्टर्स पढ़ने चाहिए। इसके अलावा सोफिया एजुकेशनल सर्विसेज ने अपने पेज के ऊपर अपलोड किए हैं फ़िलासफ़ी के नोट्स, तो उनको आप देख लें। उसमें कोशिश की गई है कि CSS और PMS के जितने भी पास्ट पेपर्स में क्वेश्चंस आते हैं उनको प्रॉपरली एड्रेस किया जाए और बच्चे को किसी और जगह से ना पढ़ना पड़े पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। फ़िलासफ़ी की कोर्स लाइन में पहला एरिया व्हाट इज़ फ़िलासफ़ी और उसका साइंस और रिलीजन के साथ एसोसिएशन। तो बेसिकली साइंस और रिलीजन दोनों ही फ़िलासफ़ी से इमिनेट हुए हैं और फ़िलासफ़ी की जो डेफिनेशन है वो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है कि इट इज़ लव ऑफ विजडम। बाकी 7 से 8 डेफिनेशंस मैंने अपने वो जो फ़ोल्डर है उसके अंदर लिखी हैं, आप उधर से पढ़ सकते हैं। सबसे पहली जो ब्रांच है फ़िलासफ़ी की है वो लॉजिक। लॉजिक क्या है? बेसिकली कंस्ट्रक्शन एंड वैलिडिटी ऑफ आर्गूमेंट्स, कि कैसे कॉन्सेप्ट्स को आप डिफाइन कर सकते हैं, स्टेटमेंट कैसे बनानी है, प्रेमिसेस कैसे बनानी है, आर्गूमेंट कैसे कंस्ट्रक्ट करना है और उन आर्गूमेंट्स को पैराग्राफ्स में कैसे लिखना है। उसके अलावा प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, कि इंडक्टिव रीजनिंग क्या होती है और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। कि फॉर एग्जांपल जैसे इंडक्टिव रीजनिंग है कि क्रो ए इज़ ब्लैक, क्रो बी इज़ ब्लैक, क्रो सी इज़ ब्लैक, तो ये 3 प्रेमिसेस हैं, तो इनसे कंक्लूजन निकलता है ऑल क्रोज आर ब्लैक। इसी तरह डिडक्टिव रीजनिंग है कि मैन इज़ अ रैशनल एनिमल, सोक्रेटिस इज़ अ मैन, सो सोक्रेटिस अ रैशनल एनिमल। ये डिडक्टिव रीजनिंग है। हम ये सारा दिन करते रहते हैं इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग, हमें इनका पता नहीं होता, लेकिन हर पेपर में भी करना पड़ता है इस रीजनिंग को और ऑर्डनरी लाइफ में भी करना पड़ता है। उसके अलावा लॉजिक में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अवॉइडेंस ऑफ फैलेसीज। हम अपने आर्गूमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने में मुख्तलिफ किस्म की फैलेसीज कमिट करते हैं। तो आर्गूमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा लॉजिकल और ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए 23 से 24 फैलेसीज है और 5 से 6 स्ट्रक्चर्स में डिवाइड है। हर स्टूडेंट को चाहिए कि वो उन फैलेसीज को पढ़े भी और उनके स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करे, सो दैट इसका फ़ायदा ये होगा कि एक तो वो लॉजिक का उनका एरिया क्लियर हो जाएगा, दूसरा वो किसी भी एग्ज़ाम में लॉजिक की मिस्टेक नहीं करेंगे। हर सब्जेक्ट में उनकी प्रिपरेशन और राइटिंग वे लॉजिकल हो जाएगा। उसके बाद दूसरी टर्म है मेटाफिज़िक्स। अब ये बड़ी मुश्किल टर्म गिनी जाती है कि व्हाट इज़ मेटाफिज़िक्स। मेटाफिज़िक्स बेसिकली बड़ी आसान चीज़ है। ये आइडेंटिफाई करती है कि कोर रियलिटी क्या है, कि व्हाट इज़ द फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूनिवर्स और उसका ओरिजिन क्या और एवोल्यूशन क्या है। बेसिकली 2 बड़े स्कूल ऑफ थॉट है, एक है आइडियलिज्म और दूसरा मटीरियलिज्म। अब आइडियलिज्म में फर्दर 5 स्कूल ऑफ थॉट है, जैसे प्लेटो की रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिज्म, डिकार्ड की रैशनल आइडियलिज्म, बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म, कांट की ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म और हैगल की एब्सोल्यूट आइडियलिज्म। अब ये टर्म्स बहुत मुश्किल हैं क्योंकि उन फिलोसफर्स ने अपने टाइम एंड स्पेस में अपने कॉन्सेप्ट को नाम देने के लिए ये टर्म का इस्तेमाल किया। अदरवाइज इनकी जो सिग्निफिकेंस है या इसका इंप्रेशन है वो बहुत ईजी है। दूसरा मटीरियलिज्म, तो उसमें अरिस्टोटल की एवोल्यूशनरी मटीरियलिज्म, लॉक की रिप्रेजेंटेटिव मटीरियलिज्म, मार्क्स की हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म और मॉडर्न प्रैग्मेटिक मटीरियलिज्म जो अमेरिकन लैंड से ओरिजिनेट हुई है। तो ये बेसिकली 8 से 9 स्कूल हैं। अगर आप पास्ट पेपर देखेंगे तो लार्जली मेटाफिजिक्स में से 2 क्वेश्चन आते हैं, PMS में भी पेपर 1 में 2 क्वेश्चन आते हैं और CSS में भी 2 क्वेश्चन एटलीस्ट आते हैं। या तो वो किसी फिलोसोफर पे पूछ लेता है कि उस फिलोसोफर का क्या आइडिया है, या वो टर्मिनोलॉजी पूछ लेता है कि रिप्रेजेंटेटिव आइडियलिज्म क्या है, या ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म क्या है, या रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म क्या है। तो अगर आपको क्लैरिटी है कि ये आइडिया इस फिलोसोफर का है, तो चाहे वो आइडिया पूछे चाहे फिलोसोफर पूछे, आपकी तैयारी ठीक है। उसके बाद अगली इसकी ब्रांच है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी है बेसिकली मीनिंग, एसेस एंड एट्रीब्यूट्स ऑफ एग्जिस्टेंस, के जो एग्जिस्ट करता है, जैसे सोल, गॉड, मैन, मैटर एंड फॉर्म्स। तो उनकी बेसिक एसेस क्या है कि वो क्यों एग्जिस्ट करते हैं, और एट्रीब्यूट्स उनकी क्वालिटीज़ क्या हैं। और बेसिकली दूसरा इसमें आ जाता है कि कंक्रीट और अब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स में डिफरेंस क्या है। तो इसमें भी क्वेश्चन तो लार्जली कम आता है, CSS में तो कम आता है, PMS में पेपर 1 में फिर भी आ जाता है। लेकिन ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा इसका
तो आप किसी भी फिलोसफर पे क्वेश्चन पूछते हैं तो आप इसको एज ए आर्गूमेंट यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ब्रांच है एपिस्टीमोलॉजी। एपिस्टीमोलॉजी है हाउ डू वी नो। वैसे तो इसकी लॉक ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन की है कि ओरिजिन, सर्टेनिटी एंड एक्सटेंट ऑफ ह्यूमन नॉलेज टुगेदर विद द ग्राउंड्स एंड डिग्रीज ऑफ बिलीव्स, ओपिनियंस एंड एसेंट। बेसिकली ये है कि हम जो भी क्लेम कर रहे हैं, अगर एक फिलोसफर एक क्लेम करता है कि आइडिया रियलिटी है, तो वो किस बेस पे कर रहा है, उसने ये नॉलेज किस तरह से एक्वायर किया। इसमें अब 4 बड़े स्कूल ऑफ थॉट हैं। पहला है एम्पिरिसिज्म कि एक्सपीरियंस से ह्यूमन लर्निंग होती है। दूसरा है रैशनलिज्म कि रीजन इज द सोर्स ऑफ ह्यूमन नॉलेज। तीसरा है स्केप्टिसिज्म। स्केप्टिसिज्म ये है कि वी कैन नॉट नो एनीथिंग। और चौथा है डायलेक्ट कि बेसिकली जो आइडियाज़ की कन्फ्लिक्टिंग मूवमेंट है हिस्ट्री में, उसकी स्टडी से नॉलेज डिराइव होता है। उसके बाद चौथी ब्रांच है बड़ी मोरल फिलॉसफी। मोरल फिलॉसफी है बेसिकली कि पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। अब इसमें भी 5 स्कूल ऑफ थॉट है। एक डिवाइन कमांड एथिक्स कि जो अल्लाह ताला ने कह दिया वो करना है। दूसरा कॉन्सिक्वेंशलिज्म, ये यूटिलिटेरियन स्कूल ऑफ थॉट है कि जिसके सबसे ज़्यादा बेटर कॉन्सिक्वेंसेस है वो करना है। तीसरा मोरल ड्यूटी, जैसे कांट का डीओंटोलॉजिकल एथिक्स है कि हमारे ऊपर अंदर एक कॉन्शियस है और वो कॉन्शियस जो है वो हमें फोर्स करता है कि हम राइट एक्ट करें। उसके बाद ग्रीक्स की वर्चू एथिक्स कि भाई जो इंटेलिजेंस है उसका सबसे बड़ा रोल है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्पस एंड एक्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। और 5वां रिलेटिविज्म कि जैसी ज्योग्राफी और या जैसी कल्चरल ओरिएंटेशन है वैसे ही ऊपर मोरल फिलॉसफी है। ये आज मॉडर्न मल्टी कल्चरलिज्म की जो फिलॉसफी है वो मोरल रिलेटिविज्म के ऊपर खड़ी है। उसके बाद 5वां है पॉलिटिक्स। Basically, what is the fundamental principle of human organization and how power should be distributed between various organs of state। इसमें स्टडी की जाती है राइट्स, ड्यूटीज़, इंडिविजुअल, स्टेट, इस तरह के जस्टिस बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो इसमें CSS में या PMS में क्वेश्चन आ जाता है प्लेटो की रिपब्लिक के ऊपर, या फिर जो जॉन रॉल्स है उसका आइडिया ऑफ जस्टिस। तो कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी के ऊपर भी एक क्वेश्चन आ जाता है। और वैसे ही अब पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी को आप पढ़ लें तो आपकी पॉलिटिकल साइंस क्लियर हो जाती है। मेटाफिज़िक्स एंड एपिस्टेमोलॉजी को आप ठीक तरीके से पढ़ लें तो आपका हर पेपर में आर्गूमेंट एक क्रिएट हो जाता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट है तो उसकी मेटाफिज़िकल और एपिस्टेमोलॉजिकल बेसिस क्या है। उसके बाद आखिरी है एस्थेटिक्स, व्हाट इज़ ब्यूटी। इसका CSS और PMS में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन ये एक बड़ी डोमिनेंट ब्रांच ऑफ फिलॉसफी है कि जिसमें कि ब्यूटी क्या है। कोई कहता है ट्रुथ ब्यूटी है, कोई कहता है सोल ब्यूटी है, कोई कहता है लव ब्यूटी है, कोई कहता है नेचर ब्यूटी है। तो इसमें मुख्तलिफ आरा पाई जाती हैं मुख्तलिफ फिलासफर्स में। अब अगला क्वेश्चन है कि फ़िलासफ़ी की प्रिपरेशन स्टार्ट कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले तो फ़िलासफ़ी की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस पे क्लैरिटी लेनी चाहिए। इसके लिए फ़िलासफ़ी द पावर ऑफ आइडिया में उसने शुरू में फ़िलासफ़ी और उसकी ब्रांचेस बताई हैं, तो वो स्टूडेंट्स को वो 4 से 5 सफ़े पढ़ लेने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि फ़िलासफ़ी की तैयारी करनी चाहिए थेल्स से स्टार्ट, फादर ऑफ फ़िलासफ़ी, कि पहली दफ़ा जिस बंदे ने क्वेश्चन उठाया था कि व्हाट इज़ फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनिवर्स, कि उसने सुपर नेचुरल से नेचुरल एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड दी थी कि दुनिया पानी की बनी है। उसमें उस कॉन्टेक्स्ट में ये कहा कि पानी की बनी है, आज भी वाटर इज़ बेसिस ऑफ लाइफ। तो उसके बाद थेल्स के बाद एनेक्सिमेंडर, एनेक्सिमेंस, फिर पाइथागोरस, उसके बाद एलिएटिक्स जिसमें पार्मेनाइड्स, और फिर हेराक्लिटस, और फिर सोक्रेटिस, प्लेटो, अरिस्टोटल। ये बेसिकली 70% ऑफ फिलॉसफी है। अगर आपने थेल्स से लेके अरिस्टोटल तक एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग में फ़िलासफ़ी पढ़ ली तो समझ लें कि आपने 70% फ़िलासफ़ी की तैयारी कर ली, क्योंकि उसके बाद जितनी भी फ़िलासफ़ी आई है उनकी बेसिक इक्वेशंस के ऊपर फर्दर क्रिटिसिज्म या डेवलपमेंट है। जैसे कि अलजब्रा की जो बेसिक इक्वेशंस हैं, अगर वो आपको पता है तो आप कोई भी डिफ़िकल्ट इक्वेशन सॉल्व कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर आपको ग्रीक फ़िलासफ़ी का पता है तो आपको फ़िलासफ़ी कहीं से भी आए, कोई भी टॉपिक आए, कोई भी कंसेप्ट आए, आप इजीली उसको कर सकते हैं। और थेल्स से लेके अरिस्टोटल तक एक
लॉजिकल सीक्वेंसिंग है थॉट की डेवलपमेंट का, उसको आप अगर रैशनली कंप्रीहेंड कर लें तो आपको फिलॉसफी और उसकी ब्रांचेस और उसके बेसिक जो पैरामीटर्स हैं या थीसिस हैं या इक्वेशंस हैं आपको क्लियर हो जाएंगी। ग्रीक फिलॉसफी में पढ़ने के लिए आपको पहला पढ़ना चाहिए कि फिलॉसफी ग्रीक में ही क्यों ओरिजिनेट हुई, किसी और जगह पे क्यों नहीं ओरिजिनेट हुई। क्या पर्टिकुलर जियोग्राफिकल, कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जिन्होंने फिलॉसफी की इमर्जेंस के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया, और कैसे हर बंदा, जैसे थेल्स आया उसने एक सवाल उठाया, एनेक्सीमेंडर ने उसके ऊपर डेवलपमेंट की, एनेक्सीमीन्स ने उसके ऊपर डेवलपमेंट की, पाइथागोरियंस ने उसके ऊपर डेवलपमेंट की, और एलियटिक्स ने उनके ऊपर डेवलपमेंट की, सोफिस्ट ने उसकी फर्दर डेवलपमेंट की, सोक्रेटिस उससे फर्दर चला गया, प्लेटो उससे फर्दर चला गया, और अरिस्टोटल ने इस सारे को एक सिस्टमेटिक वे में डिस्क्राइब कर दिया विद द इन्वेंशन ऑफ लॉजिक। उसके बाद फिलॉसफी, ग्रीक फिलॉसफी पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को पढ़ना चाहिए दूसरा एरिया है इस्लामिक फ़िलासफ़ी। ग्रीक्स के बाद फ़िलासफ़ी डाई डाउन होगी, फिर हेलेनिज्म के इरा के बाद चर्च की थियोलॉजी आ गई, उसके बाद इस्लामिक सिविलाइजेशन आई। तो इसने क्या किया कि चाइना, इंडिया, पर्शिया, हेलेनिज्म, इन सारों को इंटीग्रेट करके एक नई फ़िलासफ़िकल मूवमेंट स्टार्ट की। उसके 3 हिस्से हैं। पहला है इस्लामिक थियोलॉजी के मोज़ालाइट्स और अशाराइट्स के दरमियान जो 10 बेसिक क्वेश्चंस थे उनके ऊपर क्या डिबेट हुई। अब CSS में तो ये क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन PMS में पेपर 2 में लार्जली 1 या 2 क्वेश्चन इस्लामिक थियोलॉजी से लाजमी आते हैं। उसके बाद दूसरा एरिया है इस्लामिक फ़िलासफ़ी के अलकंदी, फराबी, अलसीना, इब्ने रुश्द, ये 4 बंदे जो हैं इन्होंने क्या फ़िलासफ़िकल स्ट्रक्चर बनाया। लार्जली इनका फ़िलासफ़िकल थॉट ग्रीक्स और इस्लामिक जो थॉट्स हैं उनकी अमेलगमेशन थी कि हाउ टू हार्मोनाइज रीज़न एंड फेथ, और गज़ाली का इनके ऊपर क्रिटिसिज्म। तो ये क्वेश्चन CSS में भी आता है और PMS में तो इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं लाजमी। उसके बाद तीसरा फिर फेज़ है मॉडर्न फ़िलासफ़ी कि कैसे इस्लामिक सिविलाइजेशन ने जो फ़िलासफ़ी डेवलप की वो उसने रिनाइसा की बुनियाद रखी यूरोप में, और उसके बेस के ऊपर डिकार्ड जो कि फादर ऑफ मॉडर्न फ़िलासफ़ी, उसने पहली दफ़ा स्केप्टिसिज्म से न्यू क्वेश्चन रेज़ किए। और डिकार्ड, हॉब्स, लॉक, स्पिनोज़ा, बर्कले, ह्यूम, कांट, हैगल, मार्क्स, ये 7 से 8 बंदों में एक लॉजिकल सीक्वेंसिंग एग्जिस्ट करती है। तो CSS में तो इधर से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं और PMS में भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये 8 फ़िलासफ़र जो हैं इन्होंने मॉडर्न फ़िलासफ़ी की बुनियाद भी रखी और इन्हीं में उसकी कल्मिनेशन भी होगी। उसके बाद तो आगे जो फर्दर एरिया वो उसको कहते हैं मॉडर्न कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़िकल थॉट्स, कि ये बेसिकली आइडियोलॉजिकल मूवमेंट्स हैं। जैसे एग्जिस्टेंशलिज्म है, उसके क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद प्रैग्मेटिज्म है जो अमेरिका में डोमिनेंट होगी। उसके बाद तीसरा क्रिएटिव एवोल्यूशनिज्म जो बर्गसन की फ़िलासफ़ी थी और इवन इकबाल ने भी इसी को फॉलो किया, तो क्रिएटिव एवोल्यूशनिज्म समझ लग गई, तो इकबाल की फ़िलासफ़ी समझ लग गई। अच्छा, ये इस तरह अगर आप इनको लॉजिकली तैयार करेंगे कि पहले ग्रीक फ़िलासफ़ी, फिर इस्लामिक फ़िलासफ़ी, फिर मॉडर्न फ़िलासफ़ी, फिर कंटेम्प्रेरी फ़िलासफ़िकल स्कूल्स, तो आपकी लार्जली तैयारी हो जाएगी। अच्छा, पढ़ना ये सारा चाहिए। उसके बाद जब आपने क्रैम करना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनमें से लार्जली क्वेश्चन आते हैं। प्लेटो की आइडियलिज्म आ जाती है, अरिस्टोटल का लॉजिक पे पूछ लेता है, डिकार्ड की स्केप्टिसिज्म पे पूछ लेता है, उसके या ह्यूम की स्केप्टिसिज्म पे पूछ लेता है, बर्कले की सब्जेक्टिव आइडियलिज्म है, कांट की ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म है, हैगल की एब्सोल्यूट आइडियलिज्म पूछ लेता है, और मार्क्स की सोशलिज्म। तो इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ये सारी बहस के बाद कि फ़िलासफ़ी को ऐसे तैयार करना चाहिए, तो CSS का 2021 का पेपर देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था मिल्स की एक्सपेरिमेंटल इंक्वायरी। बेसिकली ये एम्पिरिसिज्म से क्वेश्चन था, एपिस्टेमोलॉजी से क्वेश्चन था। दूसरा कांट्स कोपरनिकस रेवोल्यूशन। अब जिसने कांट को सही पूछा उसको पता है कि ये कांट की ट्रांसेंडेंटल आइडियलिज्म को पूछ रहा है। जैसे कोपरनिकस
यूनिवर्स की अंडरस्टैंडिंग में रेवोल्यूशन लेके आया था कि जियोसेंट्रिक से हेलियोसेंट्रिक वर्ल्ड की तरफ गए, तो इसी तरह कांट एपिस्टीमोलॉजी में एक रेवोल्यूशन लेके आया था कि कुछ आइडियाज़ ट्रांसेंडेंटल हैं। ट्रांसेंडेंटल क्या कि जो अननोएबल है, ह्यूमन रीज़न उनको एक्वायर नहीं कर सकती, और वो बेसिक कैटेगरीज ऑफ थॉट हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आ गया रिप्रेजेंटेटिव रियलिज्म ऑफ लॉक, ये मेटाफिजिक्स से क्वेश्चन है। चौथा यूटिलिटेरियनिज्म से आया, ये मोरल फिलॉसफी से है। पांचवा खुदी ऑफ इकबाल, तो इकबाल पे एक क्वेश्चन लार्जली लाजमी आता है, और अगर क्रिएटिव एवोल्यूशनिज्म को सही समझ लिया तो इकबाल का क्वेश्चन हो जाता है। आगे फिर उसने पूछा कि प्रैग्मेटिज्म क्या है और रिलेशनशिप विद रिलीजन क्या है। प्रैग्मेटिज्म क्या है कि जिसके ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हैं वो ट्रुथ है, और रिलीजन के साथ क्या रिलेशनशिप है। जो रिलीजियस थियोलॉजी है वो फिलॉसफी से इमिनेट हुई। और फिर उसके बाद डिडक्टिव, ये लॉजिक से आया। एम्पिरिसिज्म पे उसने सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये पॉलिटिकल फिलॉसफी से क्वेश्चन है। तो वही 6-7 ब्रांचेस में रह के या वो पर्सनैलिटी उठा लेता है या वो कोई एरिया उठा लेता है। उसके बाद पीएमएस का देख लें 2020 का पेपर 1, उसमें अरिस्टोटल की उसने लॉजिक पूछ ली, स्पिनोजा की एथिकल थ्योरी पूछ ली। अब स्पिनोजा पे सीएसएस में क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पढ़ना इसको लाजमी चाहिए, क्योंकि स्पिनोजा की एथिकल थ्योरी जो है इट इज़ द कल्मिनेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल एथिक्स। स्पिनोजा के जो 40 से 42 एक्सियम्स हैं उसके ज़रिए उसने एक बड़ा पावरफुल एथिकल स्ट्रक्चर एरेक्ट किया। उसके बाद ह्यूम्स की स्केप्टिसिज्म पे क्वेश्चन आ गया। फिर नीचे की एग्जिस्टेंशलिज्म के ऊपर क्वेश्चन आ गया कि विल टू पावर। उसके बाद लॉजिकल पॉजिटिविज्म पे क्वेश्चन आ गया कि बेसिकली जो मॉडर्न साइंटिफिक स्कूल ऑफ थॉट के नॉलेज वही है जो एक्सपीरियंस से वेरीफाई हो सके। फिर किर्कीगार्ड और सार्थर की एग्जिस्टेंशलिज्म के डाइस्ट और एथिस्टिक एग्जिस्टेंशलिज्म, किर्कीगार्ड की डाइस्टिक थी और सार्थर की एथिस्टिक थी। उसके बाद सार्थर पे उसने सेपरेट क्वेश्चन पूछ लिया। तो एक ही पेपर में उसने 3 क्वेश्चन एग्जिस्टेंशलिज्म से पूछ लिए। अगर आपने एग्जिस्टेंशलिज्म ठीक किया तो 3 क्वेश्चन तो आपके इधर से ही हो गए, एक किसी और एरिया से लेना पड़ेगा। उसके बाद पेपर 2 देखें, पहला क्वेश्चन मोज़ालाइट से आया, दूसरा इशाराइट से, ये दोनों इस्लामिक थियोलॉजी से थे। उसके बाद अल गज़ाली पे क्वेश्चन आ गया कि फिर इब्ने रुश्द पे आ गया। अब अल गज़ाली और इब्ने रुश्द की अगर डिबेट ठीक तरीके से समझ लिया तो इस्लामिक फ़िलॉसफी और उसका काउंटर पर्सपेक्टिव दोनों ही आपको क्लियर हो जाएगा, और ये क्वेश्चन लाजमी आता है। उसके बाद रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड मॉडर्निज्म पे क्वेश्चन आ गया। अब ये कोई पॉलिटिकल फंडामेंटलिज्म या मॉडर्निज्म नहीं, ये फिलॉसफिकल है। जो प्रिंसिपल्स फिलॉसफी के इनिशियल डेज में थे उन्हीं को फॉलो करना चाहिए। और मॉडर्निज्म ये है कि मॉडर्न रैशनलिज्म, जैसे अगर अब फंडामेंटलिज्म में अशाराइट्स और अल गज़ाली आ जाएगा, मॉडर्निज्म में आ जाएंगे सर सैयद और इकबाल आ जाएंगे। उसके बाद वहदतुल वजूद और वहदतुल शुहूद, ये मिस्टिसिज्म से आ गया। इब्नुल अरबी, मुजद्दद अल अफ़सानी, शाह वलीउल्लाह, इनकी क्लैरिटी हो तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स बड़े अच्छे तरीके से लिखे जा सकते हैं। फिर इज्तिहाद, इकबाल और मॉडर्न स्टेट के बारे में आ गया। तो इकबाल में से या तो वो क्वेश्चन खुद ही में से देता है, या इमोर्टैलिटी पे देता है, या फिर इज्तिहाद में देता है। फिर आखिरी क्वेश्चन नेचुरलिज्म ऑफ सर सैयद। तो अगर आपने न्यूटोनियन वर्ल्ड व्यू आपका क्लियर है, आपको पता है कि यूरोप में 19th सेंचुरी रैशनलिज्म कैसे रियलिटी को अंडरस्टैंड करती थी, तो सर सैयद का भी लार्जली वही पॉइंट ऑफ व्यू था। तो ये बेसिकली अगर आपने फ़िलॉसफी में एरियाज़ को ठीक तरह से डिवाइड किया, बेसिक पर्सनैलिटीज़ को और बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ठीक तरीके से अंडरस्टैंड किया, तो फ़िलॉसफी में आप इजीली 80% स्कोर कर सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों, इस टॉक से रिलेटेड आपकी क्वेरीज हों, तो आप सोफिया के जो नंबर है उसके ऊपर मैसेज भेज सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं, तो आपके क्वेरी को या क्वेश्चन को एड्रेस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।